वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दुआ जहरा और उसके शौहर को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा वो मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से कुछ दस्तावेजात पेश करना चाहते हैं। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा आपने जो पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें। हमारे साथ असगर उमर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा सर, क्या समाअत में कार्रवाई हुई आज? जी, आज दुआ जहरा को 11:30 बजे जब अदालत में पेश किया गया तो उनके साथ साथ जहीर को भी पेश किया गया। सख्त हिफाजती इंतजाम थे। इस तरह उनकी जानिब से जब आए तो उनके वकील ने एहसास किया कि मेडिकल सर्टिफिकेट ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि हमारी जानिब से जो दस्तावेजात पेश की जा रही हैं नाजा कि ये ज़्यादा अथेंटिक है, कानून के मुताबिक है। इस पर अदालत का कहना था कि ये जो तमाम दस्तावेजात हैं आप ये मुतल्लिका अदालत में पेश कीजिए। यहाँ पर हाई कोर्ट में केस ये था कि वेयर अबाउट बताए जाएँ, क्योंकि वो गायब हो गई है घर से, वो अब यहाँ आ गई है। तो ये मामला आप वहाँ पर 173 का यानी कि ज़िमनी चालान पेश करें कि जो दुआ जहरा का जो यहाँ बयान हुआ है उसकी रोशनी में अब तफ्तीश करके वहाँ पर आप चालान पेश करें। और इस कोर्ट का काम अब खत्म होना चाहता है, लेकिन इस वक्त इसके बारे में हतमी फैसला, क्योंकि सरकारी वकला की जानिब से बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्हें पेश करना है, तो इसकी कस्टडी कहाँ होनी चाहिए, तो इसके बारे में सिंध हाई कोर्ट अभी कुछ देर बाद फैसला देगी। फैसला महफूज कर लिया गया है। ताहम आज अदालत ने उनकी वालदा की रिक्वेस्ट पर कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ारी की, वो अदालत में रो रही थी, तो अदालत ने वालदा को और वालिद को मिलने की इजाज़त दी। चैम्बर में 10 मिनट उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के बाद दुआ जहरा की वालदा का कहना था कि दुआ जहरा ने हमारे साथ घर जाने पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन पुलिस अपने साथ चौकी की तरफ ले गई है। उसे अदालत में दोबारा पेश करना चाहिए था, क्योंकि वो अदालत के सामने अब आज़ादाना बयान देना चाहती थी कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने इस मौके से उसे महरूम कर दिया है। और वो इतनी जज्बाती हो गई थी दुआ जहरा की वालदा के वो वहाँ पर निढाल होकर फर्श पर भी गिर गई और उन्हें अब इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। यहाँ हाई कोर्ट क्लिनिक में ले जाया गया है और इस वक्त फैसला कुछ ही देर बाद मुतवक्किल है कि कस्टडी के बारे में हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। जी ठीक है असगर, बहुत शुक्रिया। अवामी मसाइल की बात करें तो न 1 मई को लोड शेडिंग खत्म हुई, ना हुकूमत का लोड शेडिंग 3.5 घंटे तक करने का दावा काम आया। मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान है, अवाम परेशान। शॉर्टफॉल तकरीबन 6,500 मेगावाट हो गया। बिजली की डिमांड तकरीबन 2,250 मेगावाट है और पैदावार 22,000 मेगावाट है। मुल्क के बाज़ शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग के बायस लोगों को दिन में सुकून है, ना रात को आराम। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग ने खवातीन को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया है। दिन रात लोड शेडिंग के अज़ाब झेलने वाली खवातीन का शदीद गम गुस्से का इज़हार। कहती हैं वज़ीर आज़म खुद AC में बैठते हैं, अवाम से बिजली भी छीन ली। मज़ीद जानेंगे अली हसन से। कराची में बिजली बहरान जो है शिद्दत अख्तियार कर चुका है। हर वक्त बिजली गायब रहती है। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया का टाइम किसी को पता ही नहीं होता। बात करेंगे खवातीन से कि उन्हें कितनी मुश्किलात दरपेश हैं। लाइट इतनी जा रही है कि जब रातों में लाइट जाएगी तो काम वाले आदमी कैसे बाहर काम पे जाएंगे। लाइट जब है ही नहीं हमारे तो गर्मी में कैसे जिएंगे। इतने अमीर तो है नहीं कि AC लगाएं, ये लगाएं। हम लोग लोड शेडिंग के बाद बिलों में कमी नहीं आ रही है। अगर ये कि लोड शेडिंग के मीटर बंद है ना हमारे, तो बिल क्यों ज्यादा आ रहे हैं, ये कौन पूछेगा इनसे। इस तरह अगर बाज नहीं आएंगे तो आवाम खुदकुशी करेगी, कुछ भी करेगी। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी, क्योंकि सब कुछ हुकूमत की वजह से हो रहा है। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हुकूमत बन के बैठ गए वजीर आजम, लेकिन आवाम को नहीं सोच रहे। खुद एसियों में बैठे हैं, लोगों के पास लाइट भी नहीं छोड़ रहे, इनको शर्म भी नहीं आती। कहना इनका यही है कि ऐलाना तो किए जाते हैं, अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता। जी ला इल्म इम्पोर्टेड हुकूमत में एनर्जी सेक्टर किसी वक्त भी गिर सकता है। PTI रहनुमा उमर अयूब ने अपने ट्वीट में कहा कि नेपरा के तायुन के बाद बिजली के बिल 2 माह की ताख़ीर से आएंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत 1 जुलाई से बिजली के निर्ख में 7 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर चुकी है। सार्फिन को महंगी बिजली के साथ फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का बड़ा झटका लगेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत को जुलाई में बिजली की पैदावारी कंपनियों को अदायगियाँ करनी हैं। इशारे हैं कि हुकूमत पैदावारी कंपनियों को बर वक्त अदायगियाँ नहीं कर सकेगी। अदायगियाँ ना होने से IPPs पैदावारी प्लांट्स बंद करने पर मजबूर होंगी। लोड शेडिंग खौफनाक हद तक बढ़ जाएगी। नाअहल हुकूमत की बद इंतज़ामी निसाबी मिसाल बन गई है। मुक्तदर हलकों ने मुझे इजलास में बुलाया। मिफ्ता इस्माइल भी थे। कहा गया IMF प्रोग्राम के लिए मिलकर बात करनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का इंकशाफ। AIR न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में बात करते हुए शौकत तरीन ने बताया उन्होंने किरदार अदा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हाँ, बुरी हुकूमत लाएं तो ताउन करने को तैयार हैं।
शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे, तारिक बाजवा साहब भी थे, रजा बाकर साहब भी थे। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चलें, मैं वो करने को तैयार नहीं हूँ। अगर आप इंटरम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत सूबों के वज़राए आला शिरकत करेंगे। काउंसिल रवां साल की इक़्तिसादी कारकर्दगी की मंजूरी देगी। इजलास में 800 अरब रुपए के PSTP की मंजूरी दी जाएगी। काउंसिल मुजवज़ा मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी भी देगी। अगले माली साल के लिए 5% की शरह नमू का हदफ रखा गया है। आइंदा माली साल का बजट कैसा होगा? ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट 2022-23 का मजमूई हजम 9,500 अरब रुपए होने का इम्कान है, जिसमें वफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए लगाया गया है। तरक्याती बजट का हजम 800 अरब मख्तस करने की तजवीज़ है। सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। दिफाई बजट के लिए 1586 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल बजट खसारा 42,820 अरब रुपए तक हो सकता है। बजट खसारा मेशत के 5.5% तक महदूद रखा जाएगा। आइंदा माली साल मेशत का हजम 78,197 अरब रुपए होगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 7,255 अरब टैक्स जमा करेगा, जबकि नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान है। विफाक से सूबों को 4,215 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। आइंदा माली साल 1,232 अरब रुपए ग्रांट्स की मद में मख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि KP में 40 रुपए फ़ी किलो आटे की फराहमी शुरू कर दी गई है। वादे की तकमील के लिए 100 मोबाइल स्टोर्स ने काम शुरू कर दिया है। एबटाबाद, पेशावर जोन्स में मोबाइल स्टोर से सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। 13 जून तक मोबाइल स्टोर्स की तादाद बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी। इसका दायरा कार पूरे सूबे में फैलाया जाएगा। आटे की फरोख्त के मकामात की तादाद 2000 से ज़ायद होगी। शहबाज स्पीड के 60 रोज में डॉलर की डबल सेंचुरी। पेट्रोल 60 रुपए महंगा, 20 किलो आटे का थैला 200 से 300 रुपए, घी फी किलो 200 रुपए महंगा हो गया। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं बिजली फी यूनिट 8 रुपए महंगी हो गई। लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे हो गई। एक अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, मुल्क के अंदर सर्टेनिटी थी, मैशियत ठीक चल रही थी, लेकिन अमेरिका की गुलामी इख्तियार करने के लिए चेरी ब्लॉसम इत्तेहाद ने रजीम चेंज किया। आज डॉलर जो है वो डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुका। ये है शहबाज स्पीड। 12 घंटे की लोड शेडिंग हो गई, ये है शहबाज स्पीड। फिर 60 रुपए महंगा हो गया, ये है शहबाज स्पीड। 20 किलो आटे का थैला 200 से 300 रुपए इजाफा हो गया, ये है शहबाज स्पीड। 11 रोज मुल्क से बाहर गुजारते हैं, 5 गैर मुल्की दौरे करते हैं, ये है शहबाज स्पीड। काबीना में बैठ के ECL में शामिल लोग अपने आप को ECL से बाहर निकालने की पॉलिसी बना लेते हैं, ये है शहबाज स्पीड। FIA का डायरेक्टर तब्दील कर देते हैं, तफ्तीशी तब्दील कर देते हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर तब्दील कर लेते हैं, ये है शहबाज स्पीड। NRO2 नैब के अंदर अमेंडमेंट्स ले आते हैं, जिससे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम, जरदारी के, पापड़ वाले के, फलूदे वाले के केसेस खत्म हो जाएंगे। ये है शहबाज स्पीड 60 दिन के अंदर। ये शहबाज स्पीड के दौरान घी 200 रुपए किलो बढ़ गया है, बिजली 8 रुपए यूनिट बढ़ गई। अपने कपड़े बेचते बेचते आपने तो गरीब के कपड़े उतार लिए। महंगाई बढ़नी है, इसके लिए तैयार रहें। शॉर्ट टर्म हुकूमत में इकॉनमी बैठेगी, महंगाई में इजाफा होगा, कर्जे बढ़ेंगे। मुआशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद ने खबरदार कर दिया। कहा मुआशी हालात की बेहतरी के लिए 2/3 अक्सरियत के साथ नई हुकूमत का आना जरूरी है। कीमतें हैं वो चढ़ी हैं, उस जैसे लोकल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतें ऊपर गई हैं। डिमांड पे अगले 1 महीना 2 महीने में फर्क पड़ेगा। जब फर्क पड़ेगा तो आपका इम्पोर्ट बिल कम होना शुरू होगा। जब इम्पोर्ट बिल कम होना शुरू होगा तो डॉलर की रिक्वायरमेंट कम आएगी। महंगाई आगे बढ़नी है, ये मैं आपको बता दूं, उसके लिए तैयार रहें। शॉर्ट टर्म में आपकी इकोनॉमी बैठेगी, आपके यहाँ महंगाई ज्यादा, आपके यहाँ जो है कर्जे बढ़े रहेंगे। ये उस वक्त तक ठीक नहीं होगा जब तक एक फुली मैंडेटेड से मुराद ये है कि 2% मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट नहीं जो है IMF के साथ मुआहदे के साथ नहीं आती, और फिर उसके बाद वो IMF के साथ फ्रेश मैंडेट नहीं करती। 5 साल उसको पूरे नहीं मिलते या 10 साल पूरे नहीं मिलते। इंटरबैंक मार्केट खुलते ही डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हुआ। डॉलर 3 रुपए 42 पैसे सस्ता होकर 199 रुपए 41 पैसे पर पहुंच गया, मगर कुछ देर में ही आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर हो गया। डॉलर 12 बजे तक सिर्फ 89 पैसे कम होकर 101 रुपए 94 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए नीचे आ गया था। डॉलर 202 रुपए से 206 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। गुज़िश्ता रोज डॉलर की कीमत तकरीबन 3.5 रुपए बढ़ने के बाद 2 रुपए 83 पैसे इजाफे के साथ बंद हुई थी। माहिर मुआशियात डॉक्टर अशफाक हसन ने खुराक की कमी के खतरे की घंटी बजा दी। प्रोग्राम पावर प्ले में कहा कि हुकूमत ने तवज्जो ना दी तो आटा 150 से 160 रुपए फी किलो मिलेगा। रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद दुनिया में गंदम का बहरान आने वाला है। कहा अदम एतमाद के बाद से मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार है। रशिया की क्राइसिस के बाद दुनिया में वीट का एक बहरान आने वाला है। आज जो भी इंटरनेशनल प्राइसेस है और ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वगैरह मिला दें अगर आप, तो ये 150-160 रुपया केजी आटा बिकेगा पाकिस्तान में एंड नवंबर अर्ली दिसंबर तक। मार्च के बाद से जब से ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में पेश किया गया तो एक मुल्क में स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी जो है वो छा गई थी। माली साल का गुजरा है, हमारी जीडीपी 6% से ग्रो की। अंदर दिल हो उसके इस मुल्क से और आवाम से अगर मोहब्बत हो तो इतने ब्रूटल अंदाज में पेट्रोल और की कीमत या बिजली की कीमत को नहीं बढ़ा सकता। 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई हम हैंडल कर सकते थे, उनको भी मिसगाइड किया गया। जब गए और उसके बाद से जो मार पड़नी शुरू हुई, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दोबारा जाना चाहते थे। पेट्रोल की कीमत मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक जून तक 260 रुपए के करीब करीब होगा। 30 रुपया 2 डोजेज लगे हैं ना, अभी 2 बूस्टर भी लगना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज सिंध असम्बली इजलास के लिए जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, अदालत ने हलीम आदिल शेख को 3 हफ्ते की हिफाजती जमानत दी थी। इस दौरान उन्हें मुतल्लिका अदालत में पेश होना था। यह अदालत सिंध हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं जा सकती। दरख्वास्त गुजार को सिंध हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए। MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की कानूनी हैसियत को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और दीगर से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत ने नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से रुजू करने में ताख़ीर की गई। नोटिफिकेशन अप्रैल और मई के शुरू के अय्याम के हैं। फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं। हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई मुबैना ममनुआ फंडिंग की तहकीकात का मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 3 रुकनी बेंच में समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने बताया, स्टेट बैंक रिपोर्ट में 2 अकाउंट्स की निशानदेही नहीं की गई। इन्हीं 2 अकाउंट्स में सेंट्रल अकाउंट ने पैसे भिजवाए। अनवर मंसूर ने कहा, कई चीज़ें स्टेट बैंक और स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट में नहीं हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, जो चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं हैं उनको छोड़ दें और रिपोर्ट पर जायजा मुकम्मल करें। इस्तफसार किया, आप कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट में गलत तफसीलात दी गई हैं। नजम शाह ने कहा, रिपोर्ट में ज़ाहिर रकूम और अकाउंट्स को भी गैर ज़ाहिर शुदा दिखाया गया। मेंबर निसार दुरानी ने कहा, तहरीक इंसाफ ने इतने ज़्यादा अकाउंट खोले ही क्यों थे। पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने कहा, केस 2008 से 2013 का है। अकबर एस बाबर की जायजा रिपोर्ट में 2014 की ट्रांजैक्शंस भी हैं। केस फंडिंग के ज़राए का है। अकबर एस बाबर ने अकाउंट्स के दस्तखत होल्डर्स की फहरिस्त ना होने का एतराफ़ किया। मेंबर शाह मोहम्मद जुतोई ने कहा, स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक कई चेक्स के नंबर्स गलत हैं। शेखुपुरा जीटी रोड पर मुसल्ला अफराद की कार पर फायरिंग से 4 अफराद हलाक हो गए। कार सवार लाहौर से गुजरांवाला जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके नतीजे में कार सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने नाशे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस के दीगर अफसरान भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। बलूचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिर वैन लोरालाई से जोब जा रही थी कि अख्तरजई में दुयाला के करीब गहरी खाई में जा गिरी। 8 अफराद मौके पर जबकि 10 मुसाफिर अस्पताल में दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। एक बच्चा शदीद जख्मी है। इलाका दूर अफ्तदा होने से इंतजामिया को रेस्क्यू की कार्रवाई में शदीद मुश्किलात पेश आईं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
براہ راست آپ کو لے چلیں گے، وفاقی وزیر خورشید شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ 23 میں یہ معمن دین مکمل ہو جائے، کیونکہ جس ملک کا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ جو ہے، جو ہم آج دنیا کے دروازوں پہ جا کے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، IMF کے پاس، ورلڈ بینک کے پاس، دوسرے اداروں کے پاس، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایگریکلچر کو اتنا آگے لایا جائے کہ یہ ہمیں امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ کرنی پڑے۔ جو ہمارے قرضے ہیں ایگریکلچر، پر امید ہیں ہم کہ جو اقدامات اس سال ہم نے اٹھائے ہیں ایگریکلچر کے، وہ اقدامات جاری رہے تو 10-15 سال کے اندر پاکستان مقروض ملکوں میں نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ڈیولپ کنٹریز میں ہم اس کو شامل کر سکیں گے، کیونکہ ہماری ایگرو بیس کنٹری ہے۔ ایگرو بیس کنٹری میں ایگرو انڈسٹری سکسیسفلی آگے جا گئی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ایئر جو ایکسپورٹ ہوئی ہے وہ 61% ٹیکسٹائل کی ہوئی ہے، جو ایگرو بیس ہے۔ اور اگر ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2010 اور 11 میں 1,60,00,000 بیل تھی، ایک بیل کا وزن جو تھا وہ 170 من تھا۔ آج وہ بیل جو ہم کاٹن بیل ہوتی ہے، بیل آپ وہ نہیں سمجھنا جانور، جو بیل ہے وہ 80,000 بیل کا ٹارگیٹ رکھا ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ 140 من کا وزن ہے۔ 140 من کا وزن ہے ٹوٹل، 140 kg کا وزن ہے۔ تو یہ اندازہ کر لیں کہ ہماری جو اصل ایکسپورٹ ہے وہ رک گئی ہے، اور اس کو پھر بلانے کے لیے، منگانے کے لیے وہ کاٹن ہمیں آج اگر منگائیں ہم باہر سے، ڈالر کی جو قیمت ہے وہ 1200 سے 12,000 سے 14,000 میں ہمیں کاٹن پڑے گی، جبکہ ہم نے اپنے کسان کو 6,000 روپے دیے۔ تو ہم نے ایک پروپوزل دیا ہے کہ کاٹن کے ریٹ کو بڑھایا جائے، سیڈز جتنے ہیں اس کے ریٹ بڑھایا جائے، ویٹ کے ریٹ بڑھایا جائے، اور یہ کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالی کسان کو جو اور مسائل تھے، ٹیکسز کے مسائل تھے، کنولا پہ تھے، آئل سیڈ پہ تھے، کیک پہ تھے، جتنے بھی سیل ٹیکس تھے، سارے پروپوزل یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے۔ اور انشاءاللہ آج ہماری میٹنگ ہے، اس میں یہ فائنل فیصلے کیے جائیں گے، اور جتنی بڑی بڑی ٹیکسز ہیں اور ٹریکٹروں کے اوپر یا ٹریکٹروں کے امپلیمنٹ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر جتنی بھی سیل ٹیکس ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ اندازہ یہی ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد و جلد وہ پروجیکٹ لے آئے جو پروجیکٹ پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرے۔ بڑی مہربانی، مزید سوال ہو تو آپ بعد میں پوچھ لینا۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے پارٹی کے چیئرمین آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ بڑھنے سے متعلق سوال پر ARY نیوز کے پروگرام 11th آور میں پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کی منطق بولے، اسلام آباد اور دیگر شہروں میں بھی اتنی ہی لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے جتنی خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور پیٹرول قیمتوں نے عوام پر بوجھ ڈالا ہے، حکومت کو الیکشن میں جانے سے پہلے یہ مسئلے حل کرنا ہوں گے۔ غریب عوام کے برعکس ایک فیصلہ ہے جس میں لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، میں بالکل مانتا ہوں۔ پیٹرول قیمت بڑی ہے، اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں ہمارے علاقوں میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اب 12 گھنٹوں سے زیادہ لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد میں اور ان شہروں میں اچھی بات ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے جتنی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے رورل ایریا میں، تاکہ ان لوگوں کو آپ کو پتہ چلے جو ہم چیخ رہے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، یہاں کے لوگ جو بیٹھے ہوتے تھے کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کہتے کدھر لوڈ شیڈنگ؟ آپ لوگ بیٹھے ہوتے اسی کمروں میں، کہتے لوڈ شیڈنگ کدھر ہے؟ حکومت کو اس چیز پہ قابو پانا پڑے گا۔ اگر قابو نہیں پا سکیں گے، لوڈ شیڈنگ پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے، آپ عوام میں نہیں جا سکتے۔ مزید خبریں رپورٹس ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔
खबर आपको दें, अंधेर नगरी चौपट राज करप्शन बेनकाब करने वालों पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करप्शन क्यों बेनकाब की? एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ARY न्यूज़ की टीम सरेआम ने गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब की थी। सरेआम टीम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस पर बात करेंगे, सीनियर एंकर इकरारुल हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इकरार, करप्शन बेनकाब करना ही जुर्म बन गया? बुराई होती रहे, आंखें बंद कर लें? सिंध में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा टीम सरेआम के साथ। मैंने कल भी बीपर देते हुए अर्ज किया था कि मैं हैरान भी हूँ, परेशान भी हूँ, और मेरी हैरानी और परेशानी ज्यादा मीरपुर खास के अवाम के लिए है, सिंध के अवाम के लिए है, कि जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। डिप्टी कमिश्नर से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर, टप्पेदार, मुख्तियार कार, ADC का रीडर, ये तमाम तर जितना भी सरकारी अमला है वो हर उस करप्शन में मुलव्वस है जिसका एक आम आदमी का रोजमर्रा का मामला है। और बदकिस्मती से कोई एक चीज मीरपुर खास में ऐसी नहीं थी कि जो किसी सरकारी दफ्तर में बगैर पैसे हो रही हो। टीम सरेआम ने इसके सबूत रिकॉर्ड किए, और इतने पक्के सबूत रिकॉर्ड किए जो भी टेलीविजन की स्क्रीन पर भी लोग देखेंगे। हम सोशल मीडिया पर भी उनको पोस्ट कर रहे हैं ताकि कौम फैसला करे कि टीम सरेआम ने क्या जुर्म किया है मीरपुर खास के अवाम को इन भेड़ियों के और इन रिश्वतखोरों की चुंगल से आज़ाद करवाने की एक कोशिश करके, बजाय इसके कि डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, बजाय इसके कि असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती, आज ये दोनों साहिबान जो असलहा लाइसेंस बनाने की डील कर रहे थे टीम सरेआम के साथ, जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब 50,000 रुपए लेकर मुख्तलिफ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अपना एजेंट मुकर्रर कर रहे थे टीम सरेआम को, उसकी तमाम तर वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। आज ये दोनों बाइज्जत तरीके से अपनी अपनी सीटों पर मौजूद है, और टीम सरेआम आज के बाद पेशियां भुगतेगी, और टीम सरेआम पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। और जुर्म सिर्फ ये है कि हमने सच दिखाया, जुर्म सिर्फ ये है कि हमने हकीकत दिखाई, जुर्म सिर्फ ये है कि हमने मीरपुर खास के अवाम की अजियत लोगों के सामने रखी, जिस अजियत से वो रोजाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। बदकिस्मती से इससे पहले भी टीम सरेआम मुकदमात का सामना कर चुकी। सिंध असेंबली में टीम सरेआम ने दिखाया था, और इन्हीं लोगों की भलाई के लिए दिखाया था कि आपकी सिक्योरिटी में ये लैब्स है, और उस पर भी टीम सरेआम पर मुकदमा दर्ज किया गया। और आज ये दूसरी बार है कि करप्शन से नकाब करने पर FIR दर्ज की जा रही है, और उसमें ऐसी भौंडी दफात शामिल की गई हैं कि हमें यकीन है इंशाल्लाह कि इस मुल्क की अदलिया बेहतर फैसला करेगी उस हवाले से। लेकिन हैरानी है, परेशानी है, और दुख है कि अवाम किस अजियत से और किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अच्छा इकरार, सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, मीडिया का काम है जराइम हो रहे हो, बुराई हो रही हो तो अवाम तक पहुंचाए, और उसको आपने अक्सबंद किया सबूतों के साथ। यही जुर्म है कि आप हकीकत ना दिखाएं, बुराई होने दें? मुझे हैरानी है, यानी अगर आप ये दावा करते हैं कि आप करप्शन के खिलाफ हैं, अगर आप ये दावा करते हैं कि हम खुद करप्ट नहीं हैं, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि ये डिप्टी कमिश्नर, जो बहरहाल हमारी खबर तो ये है कि मंजूर नजर है हुक्मरानों का, अगर वो इस करप्शन से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं हुक्मरान या ये सिस्टम या ये पूरा निजाम, तो यकीनन ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस मुकदमे का इंदराज इस बात को साबित करता है कि ऊपर से नीचे तक सब के सब लोग करप्शन में लिथड़े हुए हैं। बदकिस्मती से सब एक दूसरे के दस्ते रास्त हैं, सब एक दूसरे के दस्तों बाजू बने हुए हैं, सब एक दूसरे के सपोर्टर है करप्शन के इस निजाम के अंदर। और कहीं भी किसी भी शख्स को जब आप करप्शन करते हुए बेनकाब करेंगे तो हर दूसरा करप्शन करने वाला उसकी तकलीफ को महसूस करते हुए अल्टीमेटली आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। चेज आए के डिप्टी कमिश्नर साहब को। लेकिन इकरार, अब ऐसे मामला छुपते नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है। एक ऐसे दौर में जब सोशल मीडिया पर छोटी से छोटी बात सामने आ जाती है, अवाम के सामने हकाइक सामने आ जाते हैं, तो फिर ये वाला इकदाम करना कि जो रिश्वत को, आपकी करप्शन को बेनकाब कर रहा है, उनके अगेंस्ट ही आपने FIR लॉन्च कर दी, उसकी कोई हैसियत नहीं है वैसे। बिल्कुल दुरुस्त बात है। और बात हुई कि अभी लोग स्क्रीन पर भी देखेंगे ARY न्यूज की, लोग सोशल मीडिया पर भी देखेंगे कि कल डिप्टी कमिश्नर तो भाग गया हमें देख के। जैसे ही टीम सरेआम उस कम्प्लेक्स में दाखिल हुई DC ऑफिस के, जो एक पब्लिक ऑफिस है, और उसमें ऐसी ना दफात शामिल की गई है कि जी पब्लिक ऑफिस में घुस गए। पब्लिक ऑफिस में घुसना क्या होता है? पब्लिक ऑफिस में तो कोई शख्स भी जा सकता है, कोई शख्स भी अपना मसला लेकर, अपनी क्वेरी लेकर, अपना सवाल लेकर जा सकता है, और हमने भी यही किया। लेकिन DC साहब तो वैसे ही हमें देख के भाग गए थे, और उनके भागने की फुटेज भी मौजूद है कि किस तरह से टीम सरेआम को उन्होंने देखा और देखते ही दौड़ लगा दी, एक चूहे की तरह दुम दबा के भागे अपने दफ्तर से। और कहा यह जा रहा है कि हमने उनको रोका या हमने कार्य सरकार में मुदाखलत। कार्य सरकार तो हो ही नहीं रहा था। कार्य सरकार तो अगर ये कार्य सरकार है जिसमें टीम सरेआम ने मुदाखलत की है कि 20,000 रुपए लेकर असलहा लाइसेंस बनवाया जाए, अगर तो इकरार, अब आपका लाहेअमल क्या होगा? टीम सरेआम का लाहेअमल क्या होगा? किन किन फोरम्स पर इस इशू को रेस किया जाएगा?
ہم تو حقیقت قوم کے سامنے رکھیں گے. ARY نیوز حقیقت قوم کے سامنے رکھے گا. سوشل میڈیا پر بھی نیوز چینل کے پلیٹ فارم کے توسط سے بھی ہمیں یقین ہے ہم صحافتی برادری کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروائیں گے کہ اگر سچ بولنے پر یا نقاب کرنے پر مقدمات درج ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد تو پھر صحافت سب لوگ بند کریں اور کوئی اور کام شروع کریں. تو ہم حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور انصاف کا حصول ہمارا بنیادی حق ہے. ہم عدالتوں میں جائیں گے اور انشاءاللہ اس مقدمے کا سامنا کریں گے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹیم سریام تشدد کا یا اس طرح کی اچھت کرنے کا سامنا کر رہی ہے. الحمدللہ ہم نے ہر دفعہ حقیقت اور سچ دکھانے کا جرم جو ہے اس کی پاداش میں سزا صحیح ہے اور اس بار بھی صحیح. ٹھیک ہے اقرار ہمارے ساتھ رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر PFUJ لالا اسد پٹھان. لالا اسد، یہ ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ثبوت اور شواہد موجود ہیں. میڈیا کا کام ہے برائی ہو رہی ہو، جرائم ہو رہی ہو، اس کو جو ہے سامنے لے کر آئے، ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کر آئے ہیں اور اس طرح اب انہی کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. دیکھیں جی، اقرار الحسن جو ہے وہ انتہائی اس حوالے سے بڑا کریڈیبل جرنلسٹ ہے. جب سے اس نے سریام پروگرام شروع کیا ہے تب سے اب تک اس کی ذات پر کبھی بھی اس طرح کا براہ راست کوئی الزام نہیں ہے. اس کی ٹیم میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو وہ خود ان کے خلاف تمام سخت قسم کا وہ ایکشن لیتے ہیں. اب اگرچہ جو میر پور خاص کے ڈپٹی کمشنر کی بات کی جائے تو جب یہ مقدمہ درج ہوا مجھے پتہ چلا اور میں نے لوکل وہاں کے جرنلسٹوں سے رابطہ کیا، مختلف سیاسی سماجی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ جو یہ موصوف ہیں ڈپٹی کمشنر صاحب جنہوں نے یہ اقرار الحسن کے خلاف سینئر جرنلسٹ کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، یہ 500 روپے بھی کسی کو نہیں چھوڑتے. تو اب جس کا لوکل سطح پر اپنے علاقے میں اپنے ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ عوام کے سامنے اس کے حوالے سے یہ نقطہ نظر ہو اور وہ پھر ایک جرنلسٹ جس نے وہاں پر آ کے اسٹرنگ آپریشن کیا اور اس کی کرپشن کو سندھ گورنمنٹ کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور سندھ کے لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگرچہ اس طرح کے افسران کو مختلف ڈسٹرکٹس میں تعینات کیا جائے گا تو وہ کیا ڈیلیور کریں گے، کیا لوگوں کی خدمت کریں گے، کیا جو سرکاری فنڈس ہیں ان کو کس طرح جو ہے استعمال کریں گے، عام لوگوں تک ان کا ثمر پہنچے گا. تو یہ جب اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو لگایا جائے گا اور اس کے بعد جب ایک جرنلسٹ وہاں پر جا کے اسٹرنگ آپریشن کر کے اس کرپشن کو عیاں کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے، تو اس کے بعد پھر اسی جرنلسٹ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. یہ انتہائی شرمناک عمل ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے، متعلقہ وزارت کو فوری طور پر اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور اس طرح کے کرپٹ افسران کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ تو وہ افسران ہیں لالا اسد پٹھان صاحب، یہ قانون کے وہ رکھوالے ہیں جو کہ قانون کی خود دھجیاں اڑا رہے ہیں اور سر عام کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر مقدمہ بھی آپ پر کرواتے ہیں، لیکن اس پر سندھ حکومت کی ہم خاموشی بھی دیکھ رہے ہیں. یہ اتنی لا لیسنس کیوں ہے یہاں پر سندھ میں؟ دیکھیے جی، بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم مطالبہ کر رہے ہیں اور اگرچہ ہمارے اس مطالبے کے تحت سندھ حکومت نے اس ڈپٹی کمشنر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور اس کرپشن پر کوئی نوٹس نہیں کیا اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا اور اقرار کے خلاف جو درج کیا گیا بوگس اور جعلی مقدمہ ہے اس کو واپس نہ لیا گیا تو پھر PFUJ کی سطح پر تمام UJ جو ہیں، سکھر یونین آف جرنلسٹ، حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ، کراچی یونین آف جرنلسٹ اس پہ بھرپور قسم کا احتجاج کرے گی اور اگرچہ اس کے باوجود بھی سندھ حکومت نے اس پر کسی بھی قسم کا ایکشن ٹیک اپ نہیں کیا تو ہم پھر ملک گیر احتجاج کا اعلان کریں گے. ہم کسی بھی صورت میں اپنے جرنلسٹ ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے اور ان بھیڑیوں کے سامنے نہیں چھوڑ سکتے کہ جو ایک طرف کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں اور اگرچہ ان کے کرپشن کے بازار کو کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا کا کام ہی یہی ہے کہ وہ جو ہے وہ واچ ڈاگ کرے، سوسائٹی میں جو اس طرح کی بلیک شیپس ہیں ان کو عیاں کرے، گورنمنٹ کے سامنے بھی لے جائے، عدالتوں کے سامنے بھی لے جائے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے بھی لے جائے. تو یہ تو بنیادی کام ہے. اگر اس بنیادی کام سے میڈیا کے رپورٹرز کو، میڈیا کے اینکرز کو، جرنلسٹوں کو روکا جائے گا تو اس کے ہی سامنے PFUJ کو کھڑا ہونا ہے اور انشاءاللہ PFUJ کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹے گی. اس کیس کو منطقی انجام تک لے جائے گی اور اس طرح کے کرپٹ لوگوں کے خلاف جب تک اقرار الحسن اسٹرنگ آپریشن کرتا رہے گا PFUJ اور ہم سب جرنلسٹ ان کے ساتھ رہیں گے. تو لالا صاحب ابھی ہم نے گفتگو بھی سنی، وفاقی وزیر تھی شازیہ مریم، انہوں نے کہا کہ میڈیا پر قدغن نہیں لگنی چاہیے، میڈیا کا کام ہے جہاں برائی ہو اس کو دکھائے. تو اگر میڈیا کا کام سچ سامنے لانا ہے، میڈیا سچ سامنے لاتا ہے ثبوتوں کے ساتھ، شواہد کے ساتھ اور مقدمہ بھی پھر میڈیا کے خلاف بھی درج ہوتا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟
دیکھیں یہ بڑی بد نصیبی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا براہ راست جو ہے وہ نشانہ جو ہے وہ سندھ حکومت نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہ کرپٹ ڈپٹی کمشنر جس کو وہاں پر جس نے بھی لگایا ہے وہ اس کا حساب دے گا سندھ حکومت کو. اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے, اور مراد علی شاہ تک اگرچہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو اس کو فوری طور پر اس پہ نوٹس لینا چاہیے. اگرچہ اس طرح کے کرپٹ افسران علاقوں میں کرپشن کریں گے, ڈسٹرکٹ میں جو سرکار کا پیسہ سندھ گورنمنٹ کا پیسہ نیچے تک آتا ہے اور وہ عوام پر خرچ ہونے کے بجائے وہاں پر وہ اپنے لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے اور وہاں پر کرپشن کر کے پیسے کمائیں گے, اور اس کو جو ہے وہ اس کا صبر جو ہے وہ عام لوگوں تک نیچے نہیں پہنچے گا. تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ خود پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہے, کیونکہ یہی پیپلز پارٹی کے مین علاقے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کے گڑھ تصور کیے جاتے ہیں. میرپور خاص ڈویژن, حیدرآباد ڈویژن, سکھر ڈویژن, لاڑکانہ ڈویژن. اگر ان ڈویژنس کے جو ہے وہ مین شہروں میں بیٹھے ہوئے ڈپٹی کمشنر یا بیوروکریسی اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو پھر عوام تک پیپلز پارٹی جو کام کرنا چاہتی ہے, جو خبرات عوام تک پہنچانا چاہتی ہے, وہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور مراد علی شاہ کو اس پہ ایکشن ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس ڈپٹی کمشنر کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. چلیں دیکھتے ہیں سندھ حکومت اب کیا ان افسران کے خلاف کارروائی کرتی ہے. ہمارا کام تھا اس ایشو کو ریز کرنا, لے کر آنا سامنے. بہت شکریہ لالا اسد پٹھان, نائب صدر PFUJ, ساتھ میں ہمارے ساتھ اقرار الحسن سینئر اینکر پرسن موجود تھے اس معاملے پر. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ARY نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.